हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल कुमार मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि आप लोग ढूंढ रहे होगे ये बहुत दिनों से आप सोच रहे होगे कि सर कहाँ चले गए। बिल्कुल कहीं नहीं गया, मतलब हिमालय तो बिल्कुल नहीं गया जड़ी बूटी की तलाश में। लेकिन हाँ, मैथमेटिक्स के लिए जिस जड़ी बूटी की ज़रूरत होगी उसकी तलाश करके ज़रूर आया हूँ। आई मीन एग्ज़ाम्स के बदलते हुए पैटर्न को देखते हुए गाइस, क्या एग्ज़ाम्स का अप्रोच होना चाहिए, क्या ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होना चाहिए, उसे नए तौर तरीकों से विकसित करके आपके सामने लाया हूँ। और कहीं ना कहीं कोशिश रहेगी एग्ज़ाम को आपके फेवर में कर सकूँ। नए तरीके से सीडीएस का अभी सेशन शुरू होने जा रहा है। सीडीएस और एनडीए दोनों स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब सीडीएस और एनडीए दोनों पेपर एक साथ होना है। तो पहला अप्रैल सेशन में जो पेपर होगा उसके लिए, और अगला सितंबर सेशन में जो पेपर होगा उसके लिए। चाहे जो भी आप दे रहे हो बच्चों, तैयार हो जाओ, डिफेंस प्रिपरेशन के लिए तैयार हो जाओ। अभी जो मैं लेकर आया हूँ अप्रैल सेशन के सीडीएस की पहले बात कर लें। अब आप कहोगे कि सर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी तो सीडीएस, अच्छा मैं आपको बता दूं, ये जो हम लोग कर रहे हैं ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सीडीएस के लिए ही नहीं होगा, ये एफकैट और सीएपीएफ के बच्चों के लिए भी होगा। ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इंपॉर्टेंट ये है कि अभी हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में चाहे एफकैट हो, सीएपीएफ हो या सीडीएस हो, अर्थमेटिक्स का सिलेबस मोर और लेस सेम होता है। तो पहले मैं सिलेबस की बात करूंगा और मैं बता दूं, आपके मन में ये बात आ रहा होगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर सिलेबस इतना तो आप पढ़ा चुके हो, ऑलरेडी सिलेबस की बात कर भी चुके हो, हमें सिलेबस पता है, आपने समझाया हुआ है, ठीक है, फिर भी आप नए सिलेबस को लेकर आ रहे हो, आखिर क्या बात है। तो हाँ, आपके मन में जो बात आई है ये बहुत सही है, आनी भी चाहिए थी। और मैं आपको बता दूं ये नए तरीके से लाने का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्यों मैं लेकर आया हूं। मैं आज जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो अपार्ट फ्रॉम सिलेबस पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन को डिस्कस करने जा रहा हूं। और चूंकि आज स्पेशली फोकस करूंगा मैं सीडीएस पे, क्योंकि सीडीएस का मैं शुरू करने जा रहा हूं, आप लोगों को हेल्प मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं पैटर्न एनालिसिस में करने जा रहा हूं सीडीएस के मैथमेटिक्स का जो पैटर्न एनालिसिस है। तो पहले पैटर्न एनालिसिस से पहले सिलेबस को मैं इसलिए डिस्कस कर दूं कि जो भी आप एग्जाम्स में देखोगे ना, चाहे आप एफकैट की बात कर लो, चाहे वो सीडीएस की बात कर लो या सीएपीएफ की बात कर लो, सिलेबस का पता होना बहुत ज़रूरी होता है और उसके बाद ही हम कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिस एंड कोई और बात कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखो गाइस, सबसे पहला जो टॉपिक होता है, मान लो चाहे अर्थमेटिक्स में आप बात करोगे, दो पार्ट्स होंगे। सीडीएस के लिए दो पार्ट्स होगा, अर्थमेटिक्स का और एडवांस्ड मैथ्स का। एफकैट के लिए एक पार्ट है अर्थमेटिक्स, पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन, 18-20 क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक्स से ही आएगा। सीएपीएफ का जो पार्ट अर्थमेटिक्स से ही ज़्यादा आता है, थोड़ा बहुत मेंसुरेशंस का क्वेश्चन होगा, कुछ और भी एसोसिएटेड क्वेश्चंस होंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट में जो आप देखोगे वो नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है और भर भर के क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एक नंबर सिस्टम, एचसीएफ एंड एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन गाइस, सिंप्लीफिकेशन में ही आपको बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इसी में आपको आ जाएगा सर्ट्स एंड इंडाइसेस, ठीक है, सर्ट्स एंड इंडाइसेस आएंगे, पावर्स एंड रूट्स के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। उसी में आगे अगर जाओगे आप तो वी बॉड मास के क्वेश्चंस आएंगे, है ना। बहुत तरह के अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे, वी बॉड मास के क्वेश्चन आएंगे। इतना ही नहीं, एल्जेब्रिक जो फॉर्मूला है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो बहुत तरह के क्वेश्चंस इससे रिलेटेड होंगे जो आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे परसेंटेज हर एग्जाम में आना ही आना है, और ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज मैंने आपको सिखाया था कि हम थोड़ा बहुत रेशियो और एलिगेशन को समझकर, रिलेशनशिप एमंग क्वांटिटी समझकर पूरा का पूरा अर्थमेटिक्स डील कर लेते हैं लगभग। तो ये टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसके अंदर आपको एलिगेशन पूछा जाता है, पार्टनरशिप्स पूछा जाता है, और एक और टॉपिक होता है एज रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड। अच्छा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एक पूरा टॉपिक है जिसको हम लोगों ने क्लासिफाई किया है गाइस, रिलेटिव स्पीड, एवरेज स्पीड, ट्रेन्स, रेसेस एंड गेम्स, बोट्स एंड स्ट्रीम्स में, ठीक है। फिर आता है एवरेज, फिर आता है सिंपल इंटरेस्ट, फिर आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्यों मैंने बताया है, ठीक है, मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा।
तो ये जो अर्थमेटिक्स का सिलेबस है ना गाइस, ये अर्थमेटिक्स का सिलेबस हम लोगों के लिए एफकैट और सीएपीएफ में भी वही आना है जो सीडीएस में आना है। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एग्ज़ाम का जो अभी 4-5 एग्ज़ाम जो पीछे के हुए हैं सीडीएस के, उसका क्या पैटर्न रहा है, उस बेसिस को मतलब उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको अपना प्रिपरेशन किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है, उसको देखते हुए ही हम प्रिपरेशन करेंगे। तो ये आप अच्छे से देख लो। अगर आप बात करते हैं सीडीएस की, तो सीडीएस में एडवांस्ड मैथ्स भी आपको रहता है, ठीक है, एडवांस्ड मैथ्स और अर्थमेटिक्स। तो एडवांस्ड मैथ्स में क्या पूछा जाता है भाई? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में 2 पार्ट्स पूछा जाएगा, रेशियो एंड आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, हाइट्स एंड डिस्टेंस। अच्छा, उसके बाद अलजेब्रा आएगा जिसमें बेसिक ऑपरेशन एंड फैक्टराइजेशन होता है। लीनियर इक्वेशंस इन 1 and 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन, यहाँ पे होगा इक्वेशंस इन 1 and 2 वेरिएबल्स, 1 and 2 वेरिएबल्स। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे, सेट थियरी होगा अलजेब्रा में। पहले एक बार आप सुन लो अच्छे से। मेंसुरेशंस, मेंसुरेशन में 2 मेंसुरेशंस होता है गाइस, एक 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन कहलाता है, एक 3 डायमेंशनल मेंसुरेशन कहलाता है। 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन में एरियाज एंड पेरीमीटर होगा जो प्लेन फिगर्स कहलाएगा, ठीक है, जिसमें हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं? रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स, स्क्वायर्स, सर्कल्स, ठीक है। और भी आगे अगर जाओगे क्वाड्रिलेटरल में डिफरेंट डिफरेंट, मतलब इसी में और भी पैरेललोग्राम्स होगा, ट्रेपेजियम्स, ट्रायंगल्स, है ना, ट्रायंगल्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती है यहाँ पर प्लेन फिगर्स में। जैसे ही आप सेकेंड 3D मेंसुरेशन में जाते हैं, 3D मेंसुरेशन में आपको जो पढ़ना पड़ेगा वो होगा सॉलिड फिगर्स। सॉलिड फिगर्स में कौन कौन से मेजर फिगर्स होंगे? सिलेंडर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया आप पढ़ते हैं सॉलिड फिगर्स में, जिसमें सिलेंडर, क्यूब, स्फेयर, कोन, क्यूबॉइड, हेमिस्फेयर, पिरामिड, प्रिज्म, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती हैं, ठीक है, मेंसुरेशंस में। अब आ जाओ थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ज्योमेट्री की बात करते हैं। ये ज्योमेट्री में लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स एंड प्रॉपर्टीज, क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगन्स, सर्कल्स, और उसके बाद होता है स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉगरिथम। इतना सिलेबस है हम लोगों का जो हम पहले से भी जानते हैं और अभी भी मैंने आपको रिपीट करवा दिया। अब आपके मन में आ रहा होगा सवाल, सर इतना इंपॉर्टेंट सेशन आप ले रहे हो, हाँ, लेकिन ये सिलेबस रिपीट करवा रहे हो, ठीक है, तो क्यों? तो मैं अब आपको बताता हूँ। आज का जो सेशन होगा, ऊपर का जो ये आप अर्थमेटिक्स देख रहे हो, इसको आप एफकैट और सीएपीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मान के ही चलो। एफकैट और सीएपीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही करना है सबसे ज़्यादा, और यही आपका पूरा सिलेबस होगा। लेकिन सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये है, ठीक है, ये है, लेकिन साथ ही साथ एडवांस्ड मैथ्स भी होगा, ठीक। अब मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है सीडीएस मैथमेटिक्स एग्जाम पैटर्न का एनालिसिस। मतलब आज मैं विश्लेषण करने जा रहा हूं कि अभी जो पीछे 4-5 एग्जाम्स हुए हैं, मैं यहाँ पे पीछे के 4 एग्जाम्स की बात करूंगा। मतलब सीडीएस 2020 फर्स्ट जो सीडीएस हुआ है, उससे लेकर सीडीएस 2021 का सेकेंड सीडीएस तक डिस्कस करूंगा। आई मीन 4 एग्जाम्स, 2020 का 1 and 2 और 2021 का 1 and 2, ठीक है, ये डिस्कस करूंगा और इसके पैटर्न को डिस्कस करूंगा मैथमेटिक्स में। और ये लाने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एग्जाम के बदलते हुए पैटर्न के साथ अगर स्टूडेंट्स नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स बहुत प्रॉब्लम में फंसेंगे, ठीक है। उनको पता ही नहीं चलेगा कि हम कैसे तैयारी करें, एग्जाम्स को पास करने के लिए हम क्या करें, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आओ पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पैटर्न 1 by 1, ईयर बाय ईयर। गाइस, शुरुआत करते हैं सीडीएस 1 2020 में जो सीडीएस हुआ, पहला सीडीएस हुआ, ठीक है। तो मैंने मोटा मोटी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है, इस इंफॉर्मेशन से कई चीज़ें समझने को मिलेंगी, ठीक है। सीडीएस 2020 में जब पेपर हुआ तो सीडीएस के दोनों पार्ट्स, मैथमेटिक्स में दोनों पार्ट्स, अर्थमेटिक्स और एडवांस्ड मैथ्स, ठीक है, में जब मैंने कैलकुलेट किया तो मैंने देखा कि लगभग इसमें क्या होता है, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ना, ये इसमें 1-2 आगे पीछे हो सकता है,
ठीक है, ज्यादा तो बिल्कुल नहीं होगा, एक दो आगे पीछे हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि सिंप्लीफिकेशन में जो क्वेश्चन हुआ था उसे मैंने अलजेब्रा में ले लिया है ना, क्योंकि दोनों एसोसिएटेड हो सकते हैं, तो इसलिए एक दो आगे पीछे हो सकता है, बट ऐसा ही है, पैटर्न यही है कि 2020 के फर्स्ट सीडीएस में 30 क्वेश्चंस आए हैं गाइस अर्थमेटिक्स से। कितने? 30 क्वेश्चंस। और वहीं पे एडवांस्ड मैथ से आया है 70 क्वेश्चंस। ठीक, अब इसमें भी जब थोड़ा सा पैटर्न को अच्छे से एनालाइज करोगे गाइस, तो देखोगे 30 क्वेश्चन जो अर्थमेटिक्स से आया है उसमें भी नंबर सिस्टम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैंने पहले भी बता दिया था, नंबर सिस्टम से अकेला 10 क्वेश्चन आया है। ठीक है, और एचसीएफ एंड एलसीएम से 3 क्वेश्चन। तो अगर मैं केवल नंबर सिस्टम और एचसीएफ एलसीएम की बात करूं तो 30 में से 13 क्वेश्चन तो केवल अर्थमेटिक्स से आ गया है, अर्थमेटिक्स से। ठीक है, और वो भी 13 नहीं, 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चंस तो अर्थमेटिक्स से आया है, उसमें से भी नंबर सिस्टम और एचसीएफ एलसीएम से 13 क्वेश्चन आए हैं। तो अब समझ लो कि बाकी जो ये टॉपिक पहले जो मैंने दिखाया था ना सिलेबस, इसीलिए दिखाया था कि अगर मैं इन दोनों टॉपिक को हटा दूं तो बाकी जो ये सारे टॉपिक्स बचते हैं ना गाइस, ये सारे टॉपिक्स मिलाकर, जो बड़े बड़े टॉपिक्स मिलाकर मात्र 17 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, 17 क्वेश्चंस। इसका मतलब अर्थमेटिक्स से नंबर सिस्टम और एचसीएफ एलसीएम के बाद 17 क्वेश्चंस बाकी सबको मिला के आया है। ठीक है, सबको मिला के आया है, और वो भी बेसिक्स में से, बेसिक से थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल पे जाएगा, मॉडरेट होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं। तो इसकी बात भी हम बाद में करते हैं। ठीक है, बात अब एडवांस्ड मैथ्स की बात करो। देखो 70 क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री से 16, अलजेब्रा से 11, मेंसुरेशन से 8, ज्योमेट्री से 27 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, बेसिक से लेकर एडवांस तक के। लॉगरिथम से 2 क्वेश्चंस और स्टैटिस्टिक्स से 5। इस स्टैटिस्टिक्स में डेटा इंटरप्रिटेशन भी होगा, मतलब इसी के अंदर आएगा। ठीक है, 5। ये हमने एनालिसिस किया किसका? 2020 के फर्स्ट सीडीएस का। हम बात करेंगे 2020 के सेकंड सीडीएस की। ठीक है, देखो अर्थमेटिक्स से 29 क्वेश्चंस आए हैं और एडवांस्ड मैथ से 71 क्वेश्चंस। मतलब एक या दो इधर उधर हो सकता है, ज्यादा तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक उसी वक्त जब मैंने ध्यान दिया अर्थमेटिक्स से 29 क्वेश्चन आने के बाद नंबर सिस्टम से गाइस 12 क्वेश्चन आए हैं और एचसीएफ और एलसीएम से 3 क्वेश्चन। इसका मतलब अकेला एचसीएफ एलसीएम और नंबर सिस्टम मिलाकर 15 क्वेश्चन आया है आउट ऑफ 29। तो गाइस अगर 29 में 15 माइनस कर दूं मैं तो 14 क्वेश्चंस यहां पे होगा, जो ओवरऑल बाकी के अर्थमेटिक्स पोर्शन से आया है। और वो बाकी का अर्थमेटिक्स पोर्शन तो अभी दिख ही गया आपको, कहां से कहां तक, ये पूरा। अब आपको समझ में आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, ये पूरा आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब साफ है कि अभी 2 बार 2020 में जो दोनों पेपर हुआ उसमें अर्थमेटिक्स पे उनका जोर बिल्कुल नहीं रहा। ठीक है, और अगर रहा भी तो कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम पे और एचसीएफ एलसीएम पे थोड़ा फोकस उन्होंने किया। अब हम आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, हम बात करेंगे। और यहाँ पे जब हम 2020 के एडवांस्ड मैथ्स की बात कर रहे थे तो अलजेब्रा में 11, ट्रिग्नोमेट्री से 11, मेंसुरेशन से 16, ज्योमेट्री से 20। उस समय ज्योमेट्री में 27 पूछा गया था, इस बार ज्योमेट्री में 20 पूछा गया, 7 कम। लेकिन मेंसुरेशन में 8 पूछा गया था, इस बार 8 बढ़ गया 16। इसका मतलब हर बार दो कोई भी ऐसा टॉपिक होता है एडवांस से जिसके हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और ये चीज़ मैं आप लोगों को और भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा बाद के, क्योंकि अभी हमारे पास जितना समय है इसमें मैं इस पैटर्न को समझाते हुए आपको प्रिपरेशन का तरीका भी बता दूंगा। ठीक है, बाद में आपको एक्सप्लेन और करूंगा। स्टैटिस्टिक्स से देखो, अचानक से स्टैटिस्टिक्स बढ़ गया और 10 क्वेश्चन पे आ गया, इससे पहले 5 पे था। ठीक है, फिर लॉगरिथम 2 क्वेश्चन। ये चीज पैटर्न साफ करता है कि अभी तक जो मैंने 2 साल का देखा 3:7 के रेशियो में चल रहा है क्वेश्चन अर्थमेटिक्स और एडवांस्ड मैथ्स का। ठीक है, अब आ जाओ अर्थमेटिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, एडवांस्ड मैथ्स की बात कर रहे हैं, सीडीएस 1 2021 की। जब 2021 की बात करोगे और सीडीएस 1 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन आए हैं बच्चों 26 और एडवांस्ड मैथ्स से आए हैं 74। इधर उधर करना है, थोड़ा बहुत कर लो। ठीक है, अब देखोगे क्या समझ में आएगी तुमको
कि नंबर सिस्टम से यहाँ 7 क्वेश्चन और एचसीएफ एलसीएम से 2 क्वेश्चन, तो 26 में तब पर भी 9 क्वेश्चन तो यहीं से आया है, और 26 में से अगर मैं 9 माइनस कर दूं तो बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है अर्थमेटिक्स के बाकी पार्ट से आया है 17 क्वेश्चन। ठीक है, अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि बाकी का पार्ट्स क्या सब बचा। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एलिगेशन, रेशियोज एंड प्रोपोर्शन, सारी चीजें एक साथ आएंगी। तो उसमें से 17 क्वेश्चन आए हैं। ठीक, अब एडवांस्ड मैथ्स के 74 क्वेश्चन में अलजेब्रा 19। देखो अलजेब्रा का नंबर बढ़ गया, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा घटा, मेंसुरेशन वही रह गया, ज्योमेट्री वही रह गया, अप्रोक्सीमेटली आसपास ज्योमेट्री घट गया, स्टैटिस्टिक्स 9 है, और लॉगरिथम अचानक से बढ़ के 2 से 6 हो गया, 2-3 से। तो यहाँ पे बढ़ना घटना होता रहेगा, बेसिक लेवल पे क्वेश्चंस बनाते रहते हैं। चलो सीडीएस सेकंड की बात कर रहे हैं हम लोग, ये 2021 की बात कर रहे थे। तो इसको, इस पैटर्न को देखते हुए पता चला अभी अगर मैं इसको 25 मानूं और इसको मैं 74 नहीं 75 मानूं, तो समझो ये क्या है, 1:4 के 3 के रेशियो में चल रहा है। ठीक है, चलो 75% क्वेश्चन फ्रॉम दैट साइड, 25% क्वेश्चन फ्रॉम अर्थमेटिक्स। अब हम बात करते हैं लास्ट एग्जाम जो हुआ है, मतलब अभी जो 2022 में अप्रैल का होना है उससे जस्ट पहले जो एग्जाम हुआ है वो है सीडीएस सेकंड 2021। जब मैंने इसका एनालिसिस किया तो मुझे पता चला अर्थमेटिक्स में 24 से 25 क्वेश्चन तक आया हुआ है, और एडवांस्ड मैथ्स में 75 से 76 क्वेश्चन तक आया हुआ है, और उसमें भी 24 से 25 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन तो नंबर सिस्टम और एचसीएफ एलसीएम से है। ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ है 24-25 में 15 क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो बाकी के अर्थमेटिक्स पार्ट से होगा। ठीक है, तो ये 4 साल के इतिहास में जो अर्थमेटिक्स का सिलेबस वो आया है हम लोगों को, ये है। अच्छा, एडवांस्ड मैथ्स का में क्या हुआ है, अलजेब्रा से 17 क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्री से 15, कंसिस्टेंसी मेंटेन हुआ यहाँ पे, मेंसुरेशन से 19, मेंसुरेशन से थोड़ा बढ़ा है क्वेश्चन, ज्योमेट्री से थोड़ा घटा है क्वेश्चन, लेकिन चूंकि मेंसुरेशन और ज्योमेट्री में कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किससे है, तो एक आध क्वेश्चन को मार्जिन दे देते हैं हम ज्योमेट्री मेंसुरेशन में, बट उससे भी क्या फर्क पड़ता है, इंपॉर्टेंट ये है कि एडवांस सेक्शन से क्या आया है। स्टैटिस्टिक्स से वही 10 क्वेश्चन, लॉगरिथम से 3 क्वेश्चन। तो गाइज ये पूरा का पूरा जो अभी डिटेलिंग हुआ है, अगर मैं इसको देखूं तो फिर से समझ में आएगा आपको कि एक तरफ 25% क्वेश्चन आ रहा है तो दूसरी तरफ 75% क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो अभी तक का पैटर्न देखो, इससे पहले वाले में शुरुआत हमने किया था 30 और 70 से, मतलब 30% और 70% आ रहा था। फिर हमने देखा कि 29 और 71, मतलब लगभग 30 और 70 रखा। फिर हमने देखा कि यहाँ पे लगभग 25 और 75 हो गया, मतलब धीरे धीरे देख रहा हूं, फिर 25 और 75 हो गया। तो यहां 4 एग्जाम, पीछे के 4 एग्जाम का जब हमने एनालिसिस किया तो हमें समझ में आया कि अर्थमेटिक्स का जो सेगमेंट है, अर्थमेटिक्स का जो पार्ट है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं 25% से लेकर 30% के बीच पूछा जा रहा है, कंसिस्टेंटली घटा है, बढ़ा नहीं है अर्थमेटिक्स का। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ है, 30%, 25, मैं ऐसे मान के चलूंगा कि अर्थमेटिक्स का जो पार्ट है वो 25 to 30% का है, आया है हम लोगों को। ठीक है, अर्थमेटिक्स का, और एडवांस्ड का जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं 70 से 75% तक आया है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि हमारे एग्जाम का जो प्रिपरेशन है मैथमेटिक्स का वो किन चीजों पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो मैं अब यहां पे आपको समझा दूं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं, याद रखना एग्जाम में इसका मतलब कतई नहीं कि मैं जो अभी एनालिसिस 4 पेपर का एग्जाम्स का एनालिसिस कर रहा हूं तो बिल्कुल अर्थमेटिक्स में 25 ही क्वेश्चन आएगा, एडवांस में 75 क्वेश्चन आएगा, या अर्थमेटिक्स में 30 आएगा, एडवांस में 70 आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, इसका मतलब आप सब कुछ पढ़ना छोड़कर बस एक ही पार्ट पे पढ़ते मत चले जाओ। ठीक है, एक ही डर्रे पे मत चले जाना, क्योंकि वो एग्जाम्स हैं। एग्जाम में कुछ भी बोला नहीं जाता है कि मैं इतना ही लाऊं पेपर में क्वेश्चन दूंगा इस पार्ट से और दूसरे पार्ट से ज़्यादा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हो सकता है कि इस बार वो बदल दे, वो 50-50 कर दे, वो 40-60 कर दे। तो एग्जाम्स में ये यूपीएससी कभी भी बदल सकती है, कुछ भी कर सकती है। बस ये जो पैटर्न एनालिसिस है ये आपकी तैयारी को सहज बनाने के लिए मैंने किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ कि अब जो आप तैयारी करोगे, मैं आपको थोड़ा और इलेबोरेट करता हूँ चीज़ों को। अब जो आप तैयारी करोगे तो याद रखना इस चीज़ को, तैयारी के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट, जब अर्थमेटिक्स की तैयारी कर रहे होगे तो आपका फोकस नंबर सिस्टम पे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और एचसीएफ एंड एलसीएम पे, क्योंकि नंबर सिस्टम और एचसीएफ एंड एलसीएम के क्वेश्चंस आपको देते ही जाते हैं।
ठीक है। और एक बड़े नंबर, अर्थमेटिक्स का बड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका यहीं से निकल जाएगा अगर आपने सही तरीके से नंबर सिस्टम को प्रैक्टिस कर लिया। तो नंबर सिस्टम और एचसीएफ एलसीएम की तैयारी कर ली तो बड़े नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आपने यहीं से निपटा दिया अर्थमेटिक्स का। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इन चारों पेपर के एनालिसिस के बाद मुझे ये पता चला है कि अर्थमेटिक्स के बाकी जो टॉपिक्स हैं ना, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो, चाहे टाइम एंड वर्क हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, ये सब जो क्वेश्चंस आए हैं ना गाइस, इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो बेसिक लेवल पे आए हैं सीडीएस में। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा एफकेट के क्वेश्चन सीडीएस के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे थे। ये बेसिक लेवल पे क्वेश्चंस आए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप पूरे अर्थमेटिक्स को अच्छे से कॉन्सेप्चुअली पढ़ लेते हो, समझ लेते हो और उसकी प्रैक्टिस पीवाईक्यू के साथ करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, तो कहीं ना कहीं अर्थमेटिक्स के बाकी पोर्शन के क्वेश्चन को करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक होगा, फंडामेंटल अप्रोच का होता है। ठीक है, ये मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपने प्रैक्टिस की, आपने ध्यान दिया, लेकिन ठीक उसी वक्त एडवांस्ड मैथ्स पे आपको जोर लगा देना है गाइस। क्योंकि एडवांस्ड मैथ्स में क्या होता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि एडवांस्ड मैथ्स से बच्चे डरते हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है, मेंसुरेशंस और ज्योमेट्री के क्वेश्चंस के लैंग्वेज को देखकर डर जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स को देखकर डर जाते हैं। ठीक है, और जो बच्चे मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के लैंग्वेज को देखकर डर जाते हैं, बिलीव करो उन्हें बहुत तकलीफ होती है बाद में। मतलब पहले शुरू में आप प्रिपरेशन करोगे, आपको पता चलेगा जब आप प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करो, कॉन्सेप्चुअली बेसिक से पढ़ना शुरू करो, तो आपको ये समझ में आएगा कि जब आप एग्जाम के क्वेश्चन को देखोगे ना, कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है उसमें अगर ये 71 क्वेश्चन है तो लगभग आपको 50+ क्वेश्चंस बेसिक नेचर का होता है, वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल नेचर का होता है। मतलब क्वेश्चन के लेंथ को देखकर अगर बच्चा नहीं डरा, ठीक है, तो वो जमाने को बहुत पीछे छोड़ देगा। ठीक है, तो वो आप तब नहीं डरोगे जब आप बेसिक से पढ़ोगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चले जाओगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखो, उस पर प्रैक्टिस करो, उसके बाद पीवाईक्यूज लगाओ, रिलेटेड एग्जाम्स के क्वेश्चंस करो, मेरे वीडियोस को फॉलो करो। ठीक है, बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, इससे फंडामेंटली आप स्ट्रांग होते जाओगे। और एडवांस्ड मैथ्स में क्या आएगा, कैसे आएगा, किस तरह से हम लोगों को टैकल करना होता है, वो तो मैं आपको बताता ही रहूँगा। एक प्रॉब्लम जो मैंने बच्चों में देखी है, ठीक है, तो वो ये कि क्या होता है कि बच्चों को एक एग्ज़ाम देना है, राइट। उस एग्ज़ाम में बच्चों को 3 चीज़ें पूछी जा रही हैं। जैसे उनको पूछा जा रहा है मैथ्स, ठीक है, उनको पूछा जा रहा है जीएस, उनको पूछा जा रहा है इंग्लिश। तो मैं क्या देखता हूं कि जीएस पे मैक्सिमम टाइम बच्चे देना शुरू कर देते हैं और जो मैथ्स का और इंग्लिश का टाइम ही कट डाउन कर देते हैं। ठीक है, जबकि मैथ्स और इंग्लिश इक्वली इंपॉर्टेंट है मार्क्स के दृष्टिकोण से और एग्जाम्स बच्चों का पास कराने में। और जीएस का सिलेबस बहुत वास्ट है, क्योंकि जीएस में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है। अच्छा, एक और बात, करंट अफेयर्स में तो बच्चों को इतना मजा आने लगता है कि भाई अमेरिका ने रूस को या रूस ने अमेरिका से लड़ाई की, कौन सा वॉरफेयर शुरू हुआ, कोल्ड वार, मतलब अभी वहाँ अब कोल्ड वार करंट अफेयर्स में आते आते मतलब कौन सी टेक्निक रूस यूज़ कर रहा है अमेरिका पे, चाइना अभी क्या कर रही है। ठीक है, मतलब नहीं होता है ये। आप जो करंट अफेयर्स पढ़ते हो ना गाइस, आप करंट अफेयर में खो जाते हो। ठीक है, आपको मन लगने लगता है, आपको जीएस में बहुत ज़्यादा गहराइयों में चले जाते हो। इससे क्या होता है कि मैथ्स और इंग्लिश का टाइम आप कट डाउन करने लगते हो। ठीक है, और इससे होता क्या है कि जीएस में तो आप अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ते हो, वेल इन्फॉर्म्ड भी हो जाते हो, करंट भी आपका अच्छा होता है, बट एग्जाम को क्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि इसका मतलब ये नहीं कि आप जीएस छोड़ दो। ठीक है, टेक्निकली मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जीएस का जो प्रिपरेशन करते हो वो उस लेवल पे करो। आप टाइम को इक्वली बांटो या प्रोपोर्शनेटली बांटो। जीएस में ज्यादा टाइम चाहिए, ज्यादा दो। ठीक है, लेकिन फिर मैथ्स में, इंग्लिश में जितना चाहिए उतना उसको तो दो। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, कोई 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं सपोज। ठीक है, अगर एक स्टूडेंट है जो मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं है तो वो जीएस को फॉलो करेगा, या मान लो कि मैथ्स बैकग्राउंड का है भी तो भी वो जीएस को फॉलो करेगा बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या होता है
कि जीएस में ये बच्चा आप पे लीड नहीं ले पाएगा। अगर आपने मैथ्स और इंग्लिश को अच्छे से फोकस किया है और जीएस को भी आप लगाकर चल रहे हो, तो कोई बच्चा जीएस में ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 5-7 क्वेश्चंस ज़्यादा कर सकता है, अरे हद मार के 10 क्वेश्चंस ज़्यादा कर सकता है, ठीक है, जीएस में। लेकिन अगर आपने मैथ्स और इंग्लिश की अच्छी प्रैक्टिस की हो और जीएस को एवरेज भी रखा हो, मतलब सही तरीके से तैयारी की हो, तो कहीं ना कहीं आप मैथ्स और इंग्लिश मिलाकर उस बच्चे पे 20 से 25 क्वेश्चन का लीड ले सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं टेक्निकली। अगर पढ़ाई करोगे तो जहां 5-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन का लीड जीएस में हो सकता है किसी और पे के कंपैरिजन में, मैथ्स और इंग्लिश में वहीं पे लीड 20 क्वेश्चन से ऊपर का हो सकता है। तो आप समझ लो कि किस में सिलेक्शन होता है। तो इंटरेस्ट लेना बहुत बुरी बात नहीं होता, इंटरेस्ट तो वैसे भी सब में आना चाहिए, लेकिन एग्जाम्स के लिए जितना समय देना है गाइज उतना समय दो। मैथ्स की तैयारी करो, मैं हूं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम होगी आई एम हियर, मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा। अब वीडियोस आता रहेगा, लगातार वीडियोस एग्जाम तक आप लोगों को मिलता रहेगा, जिसमें पीवाईक्यू सेशन को मैं डिस्कस करूंगा, बहुत और भी बहुत सारी बातें होंगी जिसको मैं डिस्कस करूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं आप लोगों को बता दूं, एकदम तैयार रहिए। आज के बाद इतना एनालिसिस के बाद मुझे लगता है ये जो एनालिसिस मैं लेकर आया हूं ना सिलेबस का या पैटर्न का, ये मैं इसलिए लेकर आया हूं कि मैं समझता हूं कि अगर मैं आपको बता दूं कि ये क्या है एग्जाम का पैटर्न, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा कि तैयारी को किस ओर मोड़ना है, इंटरेस्ट को भी किस ओर मोड़ना है। तो इस तरीके से आप तैयारी करो, ठीक है। फोकस आपको इस तरफ ज़्यादा रखना है, इस तरफ भी रखना है फोकस, लेकिन बेसिक पे फोकस रखिए। नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम की तैयारी करिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बोलिए, मुझसे हेल्प मांगिए, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। और टाइम टू टाइम वीडियोज़ आएगा, स्ट्रैटेजिकल वीडियो आएगा, साथ ही साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, टेक्निक्स बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात, कोई बच्चा अगर मुझसे 1-on-1 चाहता है पढ़ना या फिर मुझसे गाइडेंस चाहता है, ठीक है, तो मेरे प्राइवेट बैच को भी ज्वाइन कर सकता है, जो अभी मैं चला रहा हूं, ठीक है। ये कल 11 जनवरी से शुरू हो रहा है, 7:15 बजे शाम को। सीडीएस का बैच होगा ये। इनफैक्ट ये एफकैट और सीएपीएफ के बच्चों के लिए भी होगा, लेकिन अभी फोकस सीडीएस पे हम लोग अप्रैल सेशन के लिए कर रहे हैं, तो इसमें दोनों चीज़ें होंगी, एडवांस्ड और अर्थमेटिक्स, ठीक है। तो इस बैच में डेली क्लासेस लूंगा मैं, ठीक है। सिलेबस कॉन्सेप्ट पे और प्रैक्टिस होता रहेगा, साथ ही साथ पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेशंस होंगे। मटेरियल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ और पीपीटी के फॉर्मेट्स में, ठीक है। और टेस्ट तो होगा ही, टेस्ट के साथ डिस्कशंस भी कराऊंगा, ठीक है। और ये जो टेस्ट और डिस्कशन होगा ये आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, और ये बहुत ज़रूरी होगा एग्जाम से पहले, तब तक आप अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग कंडीशन में पाएंगे। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं और मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो दो आपके पास ये है मेरा टेलीग्राम लिंक, इस टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सपोज आपको टेलीग्राम लिंक नहीं मिल रहा है गाइज, तो ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम, Abhishek@maths। इस टेलीग्राम चैनल को सर्च करिए और इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे ग्रुप भी है, जिस पे कन्वर्सेशन ग्रुप, जिसमें आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसके अलावा ये भी मैंने दे दिया है आपको, ये मेरा नंबर है 8587801672, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर ऑल्सो। तो अगर चाहिए तो कहीं ना कहीं मैं तैयार बैठा हुआ हूँ, आप मुझे करिए कॉल, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। एंजॉय करिए फिलहाल, और डिफेंस एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए तैयार हो जाइए गाइस, चाहे वो सीडीएस का हो चाहे वो एनडीए का हो। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन में अभी आपके लिए बहुत ही कुछ उम्दा लाऊंगा, जिससे आपको ज़रूर मज़ा आएगा, आपके प्रिपरेशन में ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच, सी यू and take care.